अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। आज ज़रा हमने इकॉनमी को लेकर बात तो करनी ही करनी है, चूँकि जंग के बादल फिर से मंडला रहे हैं, आबनाए उर्मस की बंदिश फिर से दिखाई दे रही है और फिर शायद मामलात आगे पीछे हों। 6% के करीब पेट्रोल बढ़ा है। इस सारी सिचुएशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है और वो है ब्लू इकॉनमी। अच्छा, निगाहे मरकज़ नहीं था इस जंग से पहले आबनाए उर्मस, और ये सब कुछ ब्लू इकॉनमी के ऊपर टिका हुआ है। ब्लू इकॉनमी को लेकर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने बड़ा ही एक शानदार आर्टिकल लिखा। उसमें बड़ी डिटेल उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें और अल्टरनेट रूट्स, ब्लू इकॉनमी है क्या, उसकी अहमियत अब क्यों इतनी ज़्यादा उजागर हो रही है और हमें क्या करना है उसको लेकर। और उनका मानना है कि ब्लू इकॉनमी पर तवज्जो दें तो अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। और मैं इस पर बड़े लंबे अरसे से कुछ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि वाकई में हम इस तरफ थोड़ी कम तवज्जो दे रहे हैं। फिर जामे और कौमी पॉलिसी क्यों नहीं है हमारे पास, सरमायाकारी को राग़िब क्यों नहीं कर पाए अब तक हम ब्लू इकॉनमी को लेकर, इस पर भी आज बड़ी डिटेल बात करेंगे। फिर एडीबी यानी एशियाई तरक्याती बैंक जो है वो कह रहा है जी पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ आलमी बैंक ये कहता है जी कि आप वसाइल की तकसीम का निज़ाम तब्दील करें। ये वसाइल की तकसीम का निज़ाम क्या है, हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। NFC अवार्ड, हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि सूबों और मरकज़ के दरमियान जो वसाइल की तकसीम को लेके एक मामला है 18वीं तरमीम के बाद, तो क्या उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए, हो तो कैसी हो। फिर हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे, एक सर्टेन अमाउंट तक हमारी एक्सपोर्ट रुकी हुई है, इंडस्ट्री यहाँ पर बंद हो रही है, पावर टैरिफ हाई है, गर्मियाँ हैं तो बहुत ही हाई है, सोलर की कोई जामे पॉलिसी नहीं है। ये हमारी इकॉनमी के बड़े मसाइल हैं, इस पर बात करेंगे। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब का, माहिर मैशत भी हैं, बहुत शानदार सियासतदान भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और आज यकीनी तौर पर उन्होंने कॉलम लिखा तो ज़रूरी था कि उस पर उनसे बात भी होती। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ नईम बुखारी साहब माहिर मैशत हैं, थैंक यू सो मच नईम बुखारी साहब, आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्ज़ा साहब सर, पहले चूँकि बात हमारी चल निकली आपके कॉलम से, तो ब्लू इकॉनमी को लेकर सर तवज्जो क्यों नहीं है हमारी, कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर हमारी कमज़ोरी और हम काम कर सकते हैं उसमें बेहतर, और ये अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमाने के कितने चांसेस हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, ये जो मिडल ईस्ट की कन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें पानी को इस्तेमाल किया गया एज ए टूल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए और तनाव पैदा करने के लिए, तो लोगों को एहसास हुआ कि ये पोर्ट्स जो होती हैं इनके साथ अल्टरनेटिव पोर्ट्स बन जाती हैं, कार्गो हब्स बन जाते हैं, हालात बदलने के साथ ट्रांजिट हब बन जाते हैं, वहां से फिर ट्रांजिट होता है। और हमने प्रैक्टिकली देखा कि अमरोज के बंद होने के बाद कई हजार कंटेनर हमारे केपीटी में और ग्वादर में इजाफी जो है वो यहाँ डिस्चार्ज किए गए होंगे, नहीं मैं कह रहा, हुए। तो उसमें फिर बड़ा वाज़ा एक मैसेज था कि अगर इन फैसिलिटीज को हम इम्प्रूव कर लें, हम स्टोरेज फैसिलिटीज बना लें, यहाँ पे वेयर हाउसिंग तरीके से बना लें और रेट हमारे कम हो। आपको याद है कराची एयरलाइंस का हब होता था और हमने रेट बढ़ा के उसको महंगा इतना कर दिया है कि फिर वो दूसरी एयरलाइनें दुबई को इस्तेमाल करते हुए हब बनाया उन्होंने और आज दुबई बन गया एयरलाइंस का हब। तो मैंने कहने का मकसद, मैं दोबारा टॉपिक पर आता हूँ कि ब्लू इकॉनमी जो है वो इकॉनमी है जिसमें आप अल्लाह के कुदरती वसाइल जो हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने अपने लोगों के लिए, अपने मफाद के लिए। ये तो बेसिक चीज है, उसमें फिशेज होती हैं, टूना होता है, उसमें जेम्स होते हैं, उसमें ऑयल एंड गैस होती हैं, उसमें दुनिया की वो तमाम नेमतें जिसमें आप पानी से, चाहे वो आप डिसैलिनेशन प्लांट हैं, चाहे वो आप सोलर या विंड पावर उस इलाके में लगा रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, ये एंडलेस लिस्ट है अरसलान साहब जो इससे जुड़ी हुई है। लेकिन अक्लमंद ममालिक वो थे जिन्होंने इसको इनकैश किया, और वो ममालिक जो इसको सिर्फ एक नेसेसिटी के तौर पे, एक जरूरत के तौर पे अपने लिए
इस्तेमाल करता रहे, वो कहीं नहीं पहुंच सके। अब आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ताला ने 1000 से ज्यादा कोस्टल लाइन या कोस्टल बेल्ट दी है, बिल्कुल। और उसमें उनके पास 280 जो है किलोमीटर वो सिंध में, और 800 किलोमीटर जो है बलूचिस्तान में। ये कोस्टल बेल्ट जो है 1046 किलोमीटर की, इसको हम इतना डेवलप कर सकते हैं कि मैं बतला नहीं सकता आपको, लेकिन हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ उसको। हमने ग्वादर पोर्ट को भी हाफ डन हुआ है, हमने बाकी जो मुतबादल, लेकिन जो लोग एक्ट करते हैं, जिनको अल्लाह ने वसाइल दिया है, वो फौरन एक्ट करते हैं। शारजा का आज बयान है कि शारजा अपनी पोर्ट फैसिलिटीज को एक्सपेंड करके हमरोज का एक मुतबादल दे रहा है। दुबई बिल्कुल ने ठीक। पहले कर लिया था जबल पोर्ट, जिससे हमारी ग्वादर ना उठ सकी थी, और केपीटी और पोर्ट कासिम की जो 2 पोर्ट्स हैं वो सिर्फ हम अपने लिए इस्तेमाल कर सके थे। तो ये जब दूसरे ममालिक सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इससे पहले सोचना बहुत अच्छे चाहिए। सर, बहुत अच्छे। मैं वरना चाहूँगा इस पे थोड़ी और भी कुछ पॉइंटर्स हैं मेरे ब्लू इकोनॉमी को लेकर। आपने बड़ा अच्छा कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैरी टाइम सिक्योरिटीज़ चूँकि इसी से जुड़ी हैं और हम उसमें बड़ा इफेक्टिव काम कर रहे हैं, हमारी नेवी उसमें बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो हमें वहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये बेहतर वक्त है, चूँकि मैं इन सारे सब्जेक्ट्स पे काफ़ी डिटेल काम, आपको याद होगा कि पहले भी इस पर हमने एक प्रोग्राम कर चुके थे, बट ब्लू इकोनॉमी से ये सब कुछ जुड़ा है। मैं नईम साहब आपका ज़रा इस तरफ तवज्जो चाहूँगा। ये जो अभी मिर्ज़ा साहब का कॉलम भी और ब्लू इकोनॉमी वाकई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिर्फ हमें एक जामे कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है, वो मैं मिर्ज़ा साहब से पूछूंगा कि उस पर क्या कोई काम हो सकता है, हो रहा है या क्या है। लेकिन ये ब्लू इकोनॉमी देखिए, अरबों डॉलर और कितनी चीज़ें तो उन्होंने गिनवा दी हैं, हमें एंडलेस लिस्ट है। अच्छा, शुक्रिया अरसलान साहब, मिर्ज़ा साहब ने बड़ी अच्छी रोशनी डाली है। इशू ये है कि 3 हिस्से हैं ब्लू इकोनॉमी के। पहला हिस्सा है मैरी टाइम पॉलिसीज़, ठीक है ना जी, और जो मैरी टाइम रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिसी भी एग्जिस्ट करती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है। और इस साल उन्होंने अपने टारगेट 14 वेसल्स उनकी अभी एग्जिस्ट करती हैं। बाय दिसंबर दे आर गोइंग टू बाई 28, डबल कर रहे हैं, और बाय 27 दे विल ऐड 2 मोर, ठीक है ना जी। एक तो ये इशू होगा। दूसरा है इसमें सी फूड, फिशरीज़, और दूसरी फिशरीज़ गवर्नेंस का, सी फूड गवर्नेंस का हमारे पास कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। सर वो बीच में एक डीप सी पॉलिसी भी बड़ा इशू बन रही थी। और उसमें जो इशू है अरसलान साहब, उसमें इशू ये है कि हमारे पास ना तो कोल्ड स्टोरेज की सहूलत है मौजूद है, ना प्रोसेसिंग प्लांट्स की सहूलतें मौजूद हैं। तीसरा है हमारा जो इसका हिस्सा है वो है एक्वाकल्चर का। एक्वाकल्चर एक बड़ा मतलब वसी फील्ड है जिसमें ये सारी ब्लू इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। उसमें भी हमारी पॉलिसी ही एग्जिस्ट नहीं करती कि हमने क्या चीज़ कहाँ भेजनी है, बाहर भेजनी है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी और किसको हमने बेचना है। अच्छा, वैसल वाली इकोनॉमी से हम लोग 450 मिलियन डॉलर हमने इस साल जो अभी जुलाई ख़त्म हो रहा है हमने कमाए हैं, ठीक है ना सर। अभी तक जो मेंशन कर रहे थे 450 मिलियन डॉलर अच्छी इकोनॉमी है। 452 बिलियन डॉलर की हमारा जीडीपी है, जिसमें 1% से लेस ब्लू इकोनॉमी है। आप ये देखें कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि इसको बाय ईयर 2030 10% पे ले जाएं और बाय 2035 इसको 17% पे ले जाएं। वेरी वेल सेड, ठीक है ना जी। ये इकोनॉमी का हिस्सा है, अभी 1% से भी कम पे हैं, यानी हम 452, यानी हमारी पास जो कैपेसिटी है वो इससे बहुत बढ़ के है। अगर हम अपनी वेसल्स को डबल करें, अपनी हम इसको एक्सपोर्ट्स को डबल करें, अपनी फिशरीज वाला गवर्नेंस पॉलिसी बनाए कोई, लेकिन एग्जिस्ट ही नहीं करती। फोकस जो हुक्मरानों का है वो मेकिंग इजी मनी, कि जी कहाँ लोगों की जेब से पैसा निकल सकता है उसको टैक्सेशन। ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पॉलिसीज बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उस पे इन्वेस्ट नहीं करना। अगर वही जो कर्जे हमें मिल रहे हैं IMF से हम किसी प्रोडक्टिव इसमें लगाते ना सर, तो आज हमें रेवेन्यू आ रहा होता और कर्जे भी हमारे अदा हो रहे होते। तो दिस इज द ब्लू इकोनॉमी इज द स्टार, जिसको हम लोग इन्वेस्ट करें और उसमें जाके हम पैसे कमा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छा डिटेल बातचीत है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन जब मैं ब्रेक से आऊँगा, ये जो भी बातें की मिर्ज़ा साहब ने तो इस पर कॉलम लिखा, ये जो भी नईम साहब ने इसको मज़ीद एलेबरेट किया, ख़ासतौर पे स्टोरेज को लेके बातचीत, फिशरीज़ को लेके। अच्छा, फिशरीज़ हमारा बड़ा ज़रखेज़ सेक्टर है,
तवज्जो कम है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, पूरी दुनिया में। यहाँ साथ चाइना है, आप उसको बहुत ज़्यादा सेल आउट कर सकते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा सी फूड खाया जाता है। फिर उसके बाद जो वेसल्स का जिक्र करें, मैं शिपमेंट को लेके भी बात, कार्गो शिप्स, ये चीज़ें, हमारी जो शिपमेंट सर्विसेज हैं वो बड़े लंबे अरसे से काफ़ी दबाव का शिकार रही हैं, इसी जो एक वॉर इरा रहा है सारा, उसको लेकर। मिर्ज़ा साहब, अभी नईम साहब ने भी इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें ऐड की और आपके खैर कॉलम में इन सबका जिक्र भी था कहीं कि। मुझे ये बताएं सर, यही चीज़ें, एक तो फिशरीज़ को लेके हमने एक बार डीप सी पॉलिसी बना दी थी, डीप सी फिशिंग पॉलिसी, फिर वो वहाँ भी लोगों को बड़ा महदूद किया हमने। अब हम फिशरीज़ को लेके कितना बेहतर कर सकते हैं, स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज की जिक्र कर रहे हैं, वेसल्स का कर रहे हैं, फिर शिपमेंट सर्विसेज को लेकर, ये तो इकोनॉमी के बड़े चैप्टर्स हैं। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसमें ब्लू इकोनॉमी को फरोग देने के लिए बड़े कॉन्क्रीट मेजर्स लिए गए। मैं इससे वो बतलाने से पहले नईम साहब ने जो बतलाया था कि मैरीटाइम्स में 450 मिलियन डॉलर है, इसमें मैं साथ साथ ये बतला दूं कि इंडिया का 5.6 बिलियन डॉलर है और बांग्लादेश का उससे भी ज्यादा 6 बिलियन डॉलर है। हम 1% अब जीडीपी में है, जबकि हमारी 5 से 10% जीडीपी में ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा हो सकता है। पोटेंशियल है। तो ये तो हमने पोटेंशियल के बारे में आपको बतलाया है, हम 8 से 15 बिलियन डॉलर तक हम इसको इजीली ले जाते हैं। और इससे ही दो कनेक्टेड हमारे पास शिप ब्रेकिंग के जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग पाकिस्तान में है। ये आपको सुन के ताज्जुब होगा कि दुनिया के जो बड़े बड़े जहाज जिनको कोई तस्वर नहीं कर सकता था, वो पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग करके हम एक एक चीज निकाल के, उसकी मशीनरीज, उसके इक्विपमेंट, उसके ब्रास, उसका कॉपर, और हम उसको ठिकाने लगाते हैं। तो हमारे पास ब्लू इकोनॉमी के एम्बिट में, यानी झंडे के नीचे इतनी चीजें हैं कि मैं उसका कोई एंड नहीं कर सकता हूँ उसको बदल। लेकिन जो आपने सवाल किया कि टूना फिश और प्रॉन्स, और हमारे साथ बदनसीबी यह है कि फिशरीज पे जो सी फूड आता है कैच से, वो यूरोपियन यूनियन ने हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक करार नहीं दिया है। वहां पे जो उनके डेलीगेशंस आए हैं और उन्होंने विजिट्स की हैं, तो उन्होंने वहां गंदगी पाई है, मैनुअल हाथों का इस्तेमाल वहां पर है, डिकम्पोजिशंस उसमें उन्होंने जो सर्च किया तो उसमें निकला है। तो ये सब चीजें मैंने फेडरेशन के जब सदर था, एसपीपी था, तो उसको टेकअप कराया, तो 8-10 कंपनियों को उन्होंने अलाउ कर दिया है। लेकिन अब भी यूरोपियन यूनियन अपने खर्चे के ऊपर वो कह दिए कि हम आपके यहाँ एसओपी बना सकते हैं, हमें आप सी फूड एक्सपोर्ट करें, लेकिन उससे पहले आप हाइजेनिक असूलों को अपनाएं। हम हाइजेनिक असूलों को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब ये ऐसी चीज तो नहीं है कि इसमें 5-10 साल हो गए ना हुकूमत वो हाइजेनिक प्रिंसिपल अपना सकी और जगह पे यूरोपियन यूनियन वाले आके हमें क्लीन चिट दे के चले जाए और हमारी वो मछली जो दुनिया की बेस्ट टूना है वो हम यहाँ से जापान और यूरोपियन यूनियन भेजें। अब 10 कंपनियां सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो ये चीजें हैं, लकूनस है। और सर इसको ये तो हमने अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं सर मिर्जा साहब, क्या हम कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, बेहतरी सिस्टम्स देखिए, ये नहीं माइंड बना सेट सकते? बदलना है। आपको इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाना होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आपको जाना होगा। आपकी जो बोट्स हैं जो मछलियां पकड़ती हैं वो उस तरह से रेफ्रिजरेटेड नहीं है कि वो एक पीरियड तक उसको फ्रेश रख सके। ये सब रिक्वायरमेंट यहाँ पे बता के गए हैं, वो उर्दू में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में मैनुअल दे के गए हैं कि किस तरह से होने चाहिए। लेकिन अभी तक मैंने फिशरीज एसोसिएशन में मोहम्मदी साहब हैं, उनको कहा था कि हमें बतलाएं। यूरोपियन यूनियन की उन दिनों में एक एम्बेसडर आ रही थी और उनका एजेंडा ये भी था कि फिशरी की विजिट करें। तो गवर्नमेंट सतह पे इसको हम टेकअप करना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसको जो लकूनस हैं, लैप्सेस हैं, सिली लैप्सेस मैं कहूँगा, उसको दूर करके हम एक बहुत बड़ा पोटेंशियल इनकैश कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया अभी मिर्ज़ा साहब ने भी, बड़े ज़बरदस्त। ये भी एक चीज़ है कि हम उसकी वो हाइजीन, सारा सिस्टम
और उसको किस तरह से प्रिजर्व करना है, ये चीज़ें भी हैं ना। अच्छा, ये चीज़ें हमारे खाली एक जगह नहीं है सर। प्रोसेसिंग प्लांट्स की मैं बात करूँ, वहाँ भी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, और फिर हम देखते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये चीज़ें भी तो दूर करने की ज़रूरत है हमें। मैं अर्ज करूँ सर कुछ? सर आपसे क्या? अच्छा, अर्ज ये है सर कि पाकिस्तान एक एग्रीमेंट है WTO का, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, उसका सिग्नेटरी है। उसके तहत ये है कि आपने तमाम जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से आपने पोल्यूशन को ख़त्म करना है, हाइजीन को आपने इम्प्रूव करना है, जितनी भी हैं। आपकी यूरोपीय यूनियन ने, मिर्जा साहब को ये पता है, आपकी काटन को बैन कर दिया। उन्होंने कहा जी आफ्टर लॉट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द काटन, पाकिस्तानी काटन में पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूल पाए गए हैं। नतीजा क्या निकला कि आपके पाकिस्तान में लोगों ने काटन को रिप्लेस कर दिया विद शुगर केन। अब वो शुगर माफिया स्ट्रांग हो गया, काटन काश्त करने वाला वो चूंकि कैश क्रॉप थी वो ख़त्म हो गई जनाब। अच्छा, अब ये जो इश्यूज आ रहे हैं सारे कि जी हम आपको इसमें ट्रेनिंग्स तो नहीं चाहिए, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रेडिली अवेलेबल हो जाए, प्रोसेसिंग प्लांट्स बन जाएं, कोल्ड चेन्स बन जाएं, तो आपके लिए तो कोई इशू ही नहीं है कि भी अरबों डॉलर कमाने के लिए। अब उन्होंने कहा जी 6 अरब डॉलर इंडिया कमा रहा है, तो 6 उनकी वेसल्स कितना है? 134 वेसल्स हैं, हमारी 14 हैं, हम 450 पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम तो 14 के साथ भी अच्छी परसेंटेज कमा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्ट कौन करेगा यहाँ पे? गवर्नमेंट तो करने से रही, गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आ नहीं रहा। मैरीटाइम सिक्योरिटी में ये भी एलिमेंट है कि प्राइवेट उसको अलाउ भी करते हैं कि वो नहीं करते पॉलिसी में, वो मिर्जा साहब भी बेहतर बता सकते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंटली विजिलेंस होनी चाहिए इस पे कि ये लैक क्यों है। इसको आप 1000 गवादर पे आपकी कोई कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। अभी चाइना बना के दे रहा है कोल्ड स्टोरेज की, कभी हम 2 लाख टन की जनाब वो बना के दे रहे हैं, मीट्रिक टन की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी कराची में नहीं एग्जिस्ट करती। आपके दूसरे जो हैं उन पे एग्जिस्ट होनी चाहिए, और इसको कोस्टल लाइन को हम डेवलप करें। उस पर डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़, चले ये बात हो ही गई। मिर्जा साहब, सर चूँकि आप असेंबली से भी, सेनेट से भी एक लंबा ताल्लुक और सियासी भी वाबस्तगी है, सर ये बताएं, ये जो जामे पॉलिसी हो, कोई ऐसी कौमी पॉलिसी सरमायाकारी को राग़िब करना, क्यों नहीं कर पाए हम तक? और जामे पॉलिसी बनाने में कोई कहीं रुकावट है, कोई कदगन है, कुछ है? देखिए, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें ये NMP के नाम से, नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी, उसमें ब्लू इकोनॉमी के एंगल को इतना ज़्यादा कवर नहीं किया गया था। लेकिन अब जो मैरीटाइम विजन 100 आ रही है, उसमें जुनेद साहब के साथ मेरी काफ़ी डिस्कशंस रही हैं। वो कराची भी 2 बार आए, प्राइवेट सेक्टर से भी मिले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी उन्होंने ऑफर करी, और ये जो चीज़ है ये ब्लू इकोनॉमी को एड्रेस कर रही है। तो मैं समझता हूँ शिप ब्रेकिंग का भी उसमें एक खास सेगमेंट है जो हम मजीद बढ़ाना चाहते हैं, और कराची शिपयार्ड को एक्सपेंशन मोड में जाना है। गडानी की क्या सूरत हाल है? शिप ब्रेकिंग का एक बड़ा हब है। हाँ, वही गडियानी तो कह रहा हूँ, शिप ब्रेकिंग मीन्स गडियानी। हमारा तो गडियानी जो है शिप ब्रेकिंग का शिप ब्रेकिंग यार्ड है, और वहीं पे सब कुछ होता है। ये जो एलसीज हमारे बैंक खोलते हैं, माशाल्लाह हमें एक्सपर्टीज है, 3-3, 4-4, 5-5 जहाज हम एक साथ हमारे लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ आके शिप ब्रेकिंग हो रहा है। तो ऑलरेडी एक्सपर्टीज है जो पाकिस्तान को है, वो शिप ब्रेकिंग में किसी को नहीं। तो उसको इस्तेमाल अब करना है आपको। पॉलिसी कभी ऐसी बन जाती है कि कोई ऐसा टैक्स लग गया कि वो शिप ब्रेकिंग वायबल ही नहीं रही, तो फिर सब चुड़ियां उड़ जाती हैं, मजदूर इधर उधर चले जाते हैं, इन्वेस्टर चल पकड़ के बैठता है, और शिप ब्रेकिंग कुछ सालों के लिए नक्शे से गायब हो जाती है। लेकिन ये कंसिस्टेंट पॉलिसीज का जो हम हमेशा से कहते हैं कि पॉलिसियों का तसलसल, उसका ब्रीच है, उसके आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। शिप ब्रेकिंग से आपको हर लेवल पे रेवेन्यू भी मिल रहा है, कस्टम ड्यूटी भी मिल रही है, और लोकल इंडस्ट्री को वो मशीनें और वो मटेरियल और मेटल मिल रहा है जो हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे कोई भी मशीनें खराब होती हैं
तो हमारे आदमी पहले जाते हैं जी शेरशाह में, जहाँ पे शिप ब्रेकिंग के कॉइल, पंप्स और मोटर्स और ब्रास, ये सब चीजें वहां से बुला के ट्रक से बदलते हैं, वो मशीन चल जाती है। तो ये एक इतना बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है जिसको इग्नोर किया गया है। शिप ब्रेकिंग को भी, शिप यार्ड को भी विजन, मैरीटाइम विजन 100 में कवर किया गया है। और ब्लू इकोनॉमी में जो टूरिज्म है, देखिए दुबई में पानी नहीं होता, वो कहते हैं जी वो जो पानी नजर आ रहा है ना, वो व्यू है आपका। वो भाई बिल्डिंग में आसपास तो कुछ है नहीं, तो वो छोटे छोटे चैनल बना के ले आते हैं और फिर वो बेचते हैं उन प्रॉपर्टीज को हीरों के नाम, हीरों के दाम। तो हमारे यहाँ तो हॉक्स बे, अपने फ्रेंच बीज, ये तमाम वो जगहें हैं जो बेहतरीन टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बन सकते हैं, लेकिन हमने तवज्जो सर, तवज्जो, कोस्टल पॉलिसी रिजॉर्ट्स का को कभी भी फुकदान। बहुत डेवलप नहीं अच्छे, होने दी। बहुत अच्छे सर, प्रायोरिटीज बहुत अच्छे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब बहुत शुक्रिया, नईम बुखारी साहब थैंक यू सो मच। आज ब्लू इकोनॉमी में इतनी डिटेल बात हुई, इतना बड़ा चैप्टर है, आज अंदाज़ा हुआ होगा अरबों खरबों की ये इंडस्ट्री कैसे है, इसके साथ जुड़ी कोई 30-35 इंडस्ट्रीज़ हैं, हर चीज़ की एक अलग इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग प्लांट से लेके शिप ब्रेकिंग तक आज बात हुई। सिर्फ जहाँ पर थोड़ी कमी है वो जामे मरबूत पॉलिसी की कमी है। बहुत शुक्रिया इन दोनों हज़रात का, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। ज़रा ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। कानून पास हो गया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, वो असम्बली जो सहाफ़ियों के हुकूक और बड़ी बड़ी बातें करती थी, लोगों को हुकूक देने की बातें करती थी, वहाँ पर एक ऐसा कानून पास हुआ है जहाँ पर सहाफ़ियों पर कैद होगी, जुर्माने होंगे, पाबंदियाँ होंगी। कि मैंने कहा था ज़रा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पास होने वाला बिल इतना मुतनाज़ क्यों है, अजीब अजीब चीज़ें सामने आई हैं जी। और उसमें नए कानून के तहत स्पीकर किसी भी सहाफ़ी को ऐवान की कवरेज से रोकने का मजाज हो सकता है। स्पीकर के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सहाफ़ी को 6 माह की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। असम्बली कार्रवाई तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट करने पर सहाफ़ी को सज़ा भी हो सकती है। जानिबदारी का इल्ज़ाम या तनकीद पर सहाफ़ी को कैद और जुर्माना, यानी अब जानिबदार भी नहीं कह सकते, तनकीद भी नहीं कर सकते। तहरीक इल्तवा पेश होने से कबल नशर या शाया करने पर 1 माह की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। अप्रैल में इजाफी एजेंडे के जरिए मंजूर करवाए गए कानून को कई माह तक छुपाया गया है, ये भी इंकशाफ हुआ है। ये है जी सारा कानून, ये इसके पॉइंटर्स हैं। इमरान फिरोज साहब माहिर कानून है, बड़े सीनियर कानूनदान है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान फिरोज साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। इमरान साहब, ये कानून आपके सामने पॉइंटर्स मैंने रख दिए हैं। पहले एक पीका एक्ट था, अब ये इन्होंने एक और एक्ट इस असेंबली ने मंजूर कर लिया है। आपको समझ आ रही है, मतलब हम कोई ऐसी चीज़ जो तहरीके इल्तवा है वो पेश होने से कबल अगर नशर हो गई या शाया हो गई, यानी हमारी सोर्स वो भी अब जब्त है, तो ये क्या कानून है सर? क्या इस तरह के कवानीन रियलिटी में बेस करते हैं? अच्छा, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है कि वो अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि वो बड़ी डेमोक्रेटिक जमात हैं और वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वैल्यू देते हैं। उसमें उनका भी किरदार है। वो जैसे जर्नलिज्म की बात होती है, जुडिशल एक्टिविज्म की बात होती है, तो वो जब तक उन पे बात नहीं आती वो बिल्कुल नारे लगाते हैं। वो कुछ सहाफ़ियों के केसेस के लिए बड़े वाइब्रेंटली सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है अपनी कारकर्दगी की, जहां पे सवाल उठता है कि आप काफी अरसे से एक सूबा चला रहे हैं और उसमें आपकी कारकर्दगी जीरो है, जब आप दूसरे सूबों से मुआवजा करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे कार्रवाइयां हो रही हैं, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है, जो किसान हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है, वहाँ पे डिपार्टमेंटल जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों को इस्लाहात की जा रही हैं। तो जब इनसे ये सवाल किया जाता है तो एक्चुअली वो इस सवाल से भागते हैं। तो उससे भागने का फिर तरीकाकार क्या होता है कि आप रोकते हैं, आप सहाफ़ती इक़दार पे पाबंदियां लगाते हैं, आप सवाल उठाने को आप बुरा कहते हैं, आप ये कहते हैं कि आप हमारी कारकर्दगी के बारे में बात ना करें, आप हमारी लेजिस्लेशन के बारे में बात ना करें। तो गवर्नमेंट ने बल्कि जो अवाम है केपीके की, उसने आपको मैंडेट क्या दिया है? उसने आपको मैंडेट ये नहीं दिया कि आप जाकर अडयाला जेल के चक्कर लगाएं। उन्होंने मैंडेट ये नहीं दिया कि आप जाकर इस्लामाबाद बंद कर दें। उन्होंने आपको मैंडेट ये नहीं दिया कि आप अपने ही सूबे की जो इकानमी है उसको तबाह बर्बाद कर दें।
मैंडेट आपको मिला है कि आपने उस सूबे की आवाम की भलाई के लिए इकदामात करने हैं, उनको नौकरियां देनी हैं, उनके लिए जो अशिया खुर्दनोश हैं वो सस्ती करनी है, उन्हें अस्पताल बना के देने हैं, उन्हें यूनिवर्सिटीज देनी है। यही सवाल चुभते हैं जब इनसे ये पूछा जाता है कि आप तो कहते थे कि हमने इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी, हमने यहाँ पे ये कर दिया, हमने ये मेट्रो बना दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मिसाली हमारी कारकर्दगी है क्योंकि हम बड़े पाक साफ हैं। तो जब आप इनसे पूछते हैं कि भाई इतने साल गुजर गए, क्या कारकर्दगी है आपकी, वो जो आप कहते हैं कि इतने 100 यूनिवर्सिटियां हमारी बन गई, वो यूनिवर्सिटियों के कोई कैंपस की एक ईंट तो दिखा दें। जब आप इनसे सवाल करते हैं कि मईशत के आपके सूबे का क्या हाल है, और जब आप पूछते हैं कि नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, ये लोग सड़कों पे क्यों हैं, लोग क्यों भूख अफलास से तरस रहे हैं, तो फिर वो आपको रोकते हैं। जब वो आपको सवाल करने से नहीं रोक सकते तो वो फिर वही जो फाशिस्ट तरीकाकार होता है कि आप उस पर पाबंदी लगा देते हैं, आप कानून ऐसे नाफज कर देते हैं कि जिससे आप लोगों की जुबान पे ताला लगाना चाहते हैं। अब देखिए कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है कि आपसे अगर कोई सहाफी का काम क्या है, सहाफी को हम फिफ्थ पिलर क्यों कहते हैं, क्योंकि सहाफी का काम होता है कि वो आपकी कारकर्दगी को जांचता है, वो उससे सवाल करता है, और उस सवाल से सहाफी का बिल्कुल ये मुराद नहीं होता कि वो आप पे कोई तनकीद कर रहा है, वो बाइस है। सहाफी का आपसे सवाल से मुराद ये होता है कि वो तकलीफ में होता है, वो जब देखता है कि एक सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है और ये सालों से नहीं बन रही, आपके सूबे में कोई नया अस्पताल नहीं बन रहा, आपके सूबे में एजुकेशन का बुरा हाल है, आपके सूबे में उस्ताद सड़कों पे हैं, आपके सूबे में डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, तो वो सहाफी सवाल करता है कि आपकी गवर्नेंस कहाँ है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, आप कहाँ इनको रिलीफ देने के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो जब आप सवाल करते हैं तो आप उनको बुरे लगते हैं, फिर आपको रोकने के लिए इस किस्म के कवानीन लाए जाते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान का आईन है, आईन पाकिस्तान की मैं बात करूं, आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय का भरपूर हक देता है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये अजीब कानून है कि एक स्पीकर के हाथ में सब कुछ दे दे, वो 10 लाख का जुर्माना भी लगा दे, 6 माह की पाबंदी भी लगा दे और कवरेज से भी रोक दे, तो ये आज़ादी इजहार राय जिसका ये इतना बेड़ा उठाते थे, ये तो उस पर कदगन है सीधी, ये तो पीका एक्ट में भी नहीं है ऐसा। जी बिल्कुल ऐसी है कि जो भी कवानीन, अब देखिए जो हमारे आइन की बुनियादी शिकें हैं उसमें यह है कि कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि आपके आइन से मुतसादम हो, और कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स से मुतसादम हो। इससे पहले आपने देखा कि जब इनकी गवर्नमेंट थी सेंटर में, तो इन्होंने पीका एक्ट में एक अमेंडमेंट की और सहाफियों पे कदगन लगाने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके वो सेक्शन ऑफ लॉ को रिडंडेंट करार दिया और उस अमेंडमेंट को उड़ा दिया। अब जब ये एक सूबे में गवर्नमेंट में है तो सेम इन्होंने वही एक्सरसाइज जो है वो सूबे में एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। तो अगेन दैट विल सब्जेक्ट टू चैलेंज बिफोर द रेलिवेंट हाई कोर्ट। तो मेरा ख्याल ये है कि जब भी कोई इस अमेंडमेंट को हाई कोर्ट में लेके जाएगा तो ये टिकेगी नहीं, क्योंकि आपके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, आपका आर्टिकल 19A आपकी आज़ादी सहाफत को प्रोटेक्ट करता है, आपके सवाल उठाने को प्रोटेक्ट करता है। यस, वो ये कहेंगे कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो तमाम कार्रवाई होती है वो प्रिविलेज होती अच्छा, है, मेरा उसके बारे सवाल में थोड़ा हम बड़ा ruling अजीब दे हो सकते जाएगा, हैं। ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन चूंकि आप कानून जानते हैं हम नहीं जानते, ये बताइए इस तरह के कवानीन जो सहाफ़ियों के लिए आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाएं, रोक लगाएं और वो मंजूर भी हो जाएं, तो क्या इसके अगेंस्ट भी कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम पेनल्टी, पनिशमेंट या ऐसा कुछ कह सकें? जी नहीं, इसको चैलेंज किया जा सकता है। जैसे देखें कि सेंटर ने एक कानून बनाया, उन्होंने सेक्शन 21 में अमेंडमेंट करके पीका में ये कह दिया कि आप गलत खबर लगाएंगे तो हम आप पे FIR देंगे। तो ऐसा कोई भी कानून जो कि बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है, आप उसको रिट पिटिशन में चैलेंज कर सकते हैं इन रेलिवेंट हाई कोर्ट, या फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें चैलेंज कर सकते हैं। बीइंग कि ये जो कानून बनाया गया है ये आइन की बुनियादी शिकों के, आइन की जो बुनियादी असास है उसके खिलाफ है। उसी से और अगर मुतसादिम कोर्ट है। ये बहुत शुक्रिया सर, ये अच्छा हुआ आपसे आज मेरा सवाल भी हो गया कि हाँ चैलेंज जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसके अब बनाने वालों पर कोई कदगन नहीं है, वो बना सकते हैं और उसको बस चैलेंज किया जा सकता है। और चैलेंज होगा किन बुनियादों पर, वो आर्टिकल्स भी आज इमरान फिरोज साहब ने हमें बता दिए। बहुत शुक्रिया इमरान फिरोज साहब, थैंक यू सो मच। और पहले पार्ट में हमारे साथ नईम बुखारी साहब और मिर्जा इख्तियार बेग साहब रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।